इस वीडियो में जानते हैं सल्तनत काल के विषय में, और किसने कहा था दिल्ली सल्तनत, यानी किसके समय में आया था दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे आप लोग यही चीज समझिए। आपको पता है कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मुस्लिमों ने किया था, जैसे किया था मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण उसने अरब से किया था। उसने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और वो राजा दाहिर को हरा देता है। ये तो आपको पता होगा कि राजा दाहिर को उसने हरा दिया था 712 में। उसने सिंध पे हमला किया, दो जगहों पे, एक सिंध पर, एक मुल्तान को उसने हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसने इस्लाम धर्म को फैलाया था, उसने जजिया कर लगाया था, लेकिन उसने 5 लोगों पे जजिया कर नहीं लगाया था, जिनमें से थे ब्राह्मण, महिला, बच्चा, विकलांग और एक था बुढ़ा। ये 5 लोगों पे उसने जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन इसके बाद इसने अपना फैला के लूट उठ के भारत में जितने भी सोना चांदी को लूटा और ये चला गया। लेकिन दूसरा जब आक्रमण हुआ था तो 2 तुर्क वालों ने किया था। एक था गजनी का, जिसका नाम था महमूद गजनवी, उसका नाम था महमूद गजनवी। उसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और उस सबसे प्रसिद्ध 16वां आक्रमण था जिसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और युद्ध वहां पे आक्रमण किया और वहां पे बहुत सारे सोना को लूटा और अपने देश को चला गया। ये तुर्क का था, और ये तुर्क जाति का जो कहा जाता है वो था। लेकिन ये कहाँ का था? अफगानिस्तान के गजनी का था। मतलब उसका नाम था महमूद गजनवी। और इसके बाद आता है एक तुर्क जाति का और, जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी 1175 में वो अब भारत पे एक बार आक्रमण करता है। दूसरे बार उसने 1178 में गुजरात में करता है। तीसरे बार उसने कर दिया था 1191 में, जब उसने गुजरात हरियाणा के तराइन वाला युद्ध में किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारकर भगा दिया था। इसके बाद उसने फिर युद्ध किया था 1192 में, जिसमें जयचंद्र ने पृथ्वीराज के साथ मतलब धोखेधड़ी किया और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और अपने गौर लेके चला गया, यानी अफगानिस्तान में लेके चला गया था। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब उसका जो एक बेटी रहती है, वो अपने बेटी का शादी अपने गुलाम से कर देता है, जिसका नाम रहता है कुतुम्बुद्दीन ऐबक। गौरी क्या करता है कि अपने बेटी की शादी कर देता है एक अपने ही गुलाम से, जिसका नाम रहता है कुतुम्बुद्दीन ऐबक। और कुतुम्बुद्दीन ऐबक आके दिल्ली में बस जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत ये नहीं बनाता है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का ये नहीं बनाता है, इसका गुलाम बनाता है, इसका गुलाम बनाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, और लाहौर में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से हम लोग किसके बारे में, इल्तुतमिश के विषय में समझेंगे कि उसने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था और किस तरीके से बनाया था। अब यहाँ पे टोटल आप लोग को समझना है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना। दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था वो समय काल था 1206 से लेके 1526 तक। टोटल ये दिल्ली सल्तनत चले थे, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, अब ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी वहां से कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एक क्या था, इसका गुलाम था, जिस गुलाम का नाम था कुतुम्बुद्दीन ऐबक। इस गुलाम का शादी अपने बेटी से कर देता है और इसको लेके भारत यानी दिल्ली वाले एरिया में इसे लाके बसा देता है। मतलब ये क्या करता है कि उत्तर भारत में इसे बसा देता है। तो पूछेगा उत्तर भारत का प्रथम मतलब पहला तुर्क शासक कौन है, तो ये कुतुम्बुद्दीन ऐबक है, जिसने उत्तर भारत में, इससे पहले भी आया था कौन, महमूद गजनवी आया था, वो भी तुर्क जाति का था। इसको भवन निर्माण का बहुत शौक था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तब तक ये दिल्ली सल्तनत नहीं था। दिल्ली सल्तनत तब हुआ था जब इसका एक गुलाम आया था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के विषय में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से लेके 1526 तक जो चला था, इसमें गुलाम वंश पहला जो था
गुलाम वंश कब से कब तक चला था, यानी 4 वंशज ने आए थे। तो इन 4 वंशज के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग बाबर के बारे में बाद में समझेंगे, क्योंकि 1526 से लेके 1857 तक, 1526 से लेके 1857 तक चला था। 57 सॉरी, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 57, यानी 57 तक चला था। कौन? बाबर चला था। बाबर का आप लोग को पढ़ना है बाद में, जब हम इन पांचों के बारे में खत्म कर बता के इसकी बता देंगे पूरी, तब इसके बाद खत्म करेंगे। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक चला था गुलाम वंश, जो 84 साल तक एक गुलाम वंश चला। और गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। यहाँ पे अगर स्थापना के बारे में पूछेगा गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश का स्थापना किया था। गुलाम वंश को हटाने के बाद वहां पे गुलाम वंश को हटा दिया और गुलाम वंश को हटा के खिलजी वंश आ जाता है। इस खिलजी वंश को हटा के तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश को हटा के सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश को हटा के लोदी वंश आ जाता है। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक चलता है। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक चलता है। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक चलता है। इसके बाद सैयद वंश चलता है 1414 से लेके 1451 तक। यह भी बहुत दिन तक देखो चलता है। पहले तो सबसे ज्यादा है तुगलक वंश चलता है, फिर लोदी वंश चलता है 1451 से लेकर 1526 तक। यहाँ तक ये खत्म हो जाता है, तब ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तब इसके बाद आएंगे सब बाबर। जो बाबर आएंगे तो 1526 से लेके 1857 तक अपना राज करेंगे, यानी 300-350 साल ये दिल्ली सल्तनत चलेगा और 350 साल तक बाबर वाले यहाँ पे अपना अधिकार जमा लेंगे। उत्तर भारत में जो पहला तुर्क शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले आया था कौन? महमूद गजनवी आया था। इसको भवन निर्माण करने का बहुत शौक था। इसने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जैसे कि उसने मस्जिद बनाया था एक। इसके बाद उसने कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार जब बनवाया था तो किसके याद में बनवाया था? मतलब यादगार तो होना चाहिए, किसके याद में कुतुब मीनार को बनवाया था? उसका एक था, एक उसके गुरु का जो नाम था, उसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी ने इसको अच्छा शिक्षा दिया, और शिक्षा के चक्कर में उसको जरूरी है कि उनका कहीं हम स्थान दें कि भाई ये भी है, तो उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। पूरी तरीके से इसने बनवा नहीं पाया था कुतुब मीनार को। इसका सेनापति किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। लेकिन ये बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था, लेकिन मोहम्मद जो गौरी था, इस मोहम्मद गौरी के चार का बहुत सारे इसके पास क्या थे? गुलाम थे। उनमें से आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये उसका नजदीकी गुलाम बन गया था, यानी उसका रिश्तेदार भी बन गया, उसका दामाद भी बन गया। और इस जैसे ही गौरी मरा, अपने इस दामाद को पूरे राज्य को संभालने के लिए उस गौरी ने इसको दे दिया था। बोला कि अब आप संभालिए, अब हम तो चलते ही हैं भैया, आप कब संभालना है? इसने संभालना स्टार्ट कर दिया कुतुबुद्दीन ने उनके राज्यपाट को, और इसको लाके दिल्ली में बैठा दिया गया। तो दिल्ली में पूरे दिल्ली पे राज करने लगा था। लेकिन अपनी जो राजधानी दिल्ली नहीं बनाया था, अभी भी राजधानी है लाहौर बनाया था। लेकिन इसने 4 साल तक 1206 से लेकर 1210 तक ही इसने राज किया। इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका सेनापति एक रहता है, जिस सेनापति का नाम रहता है बख्तियार खिलजी उसका नाम रहता है। ध्यान में रहे, बख्तियार खिलजी इसके सेनापति का नाम रहता है। इसके गुरु का नाम रहता है बख्तियार काकी, इसके गुरु का नाम रहता है। लेकिन जो इसका गुलाम आता है, उस गुलाम का नाम रहता है इल्तुतमिश। यही इल्तुतमिश, जैसे ही ऐबक मरेगा, इस इल्तुतमिश ने अपना एक वंश तो वही गुलाम वंश चलेगा, लेकिन ये दूसरे वंश का रहता है और आके यहाँ पे राजा बन जाता है। लेकिन यहीं पे ये, और जो पहले का रहता है गौरी का एक गुलाम जिसका नाम रहता है ख्वाजा, वो बहुत ज्यादा इस पे आके
कहता है कि हम बनेंगे वहां पे, लेकिन ये बनने नहीं देता है, उससे युद्ध करता है। वो उस युद्ध के विषय में आपको इधर बताऊंगी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि धारण करने को मिलता है, उनको कहा जाता है कुरान खान। उस इंसान को कुरान खान क्यों कहा जाता है? क्योंकि संपूर्ण कुरान का ज्ञान इसको प्राप्त था, इसलिए इसे कुरान खान कहा जाता है। इसको लाख वक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस ऐबक को लाख वक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गरीबों का दाता था, इसको गरीबों का दाता कहा गया था, इसलिए इसे लाख वक्स कहा गया था। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु लाहौर में होती है। लाहौर अपनी जहां राजधानी बनाया था वहां पे वो चौगाना एक खेलता था, यानी पोलो खेलता था, घोड़े पर सवार होके लोग चौगाना खेलते हैं। इसी तरीके से चौगाना ऐसे घूम ऐसे खेल रहा था और उसी में 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरता है और घोड़े बहुत सारे इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसने 4 साल तक ही दिल्ली पर अपना राज किया था, लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत इसने नहीं बनाया था। दिल्ली सल्तनत इसे नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप सल्तनत काल कह सकते हो लेकिन दिल्ली सल्तनत आप नहीं कह सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे सल्तनत काल लिखी हूँ और दिल्ली सल्तनत अलग है। दिल्ली सल्तनत अब आपको पता चलेगा कि इस समय कौन था। इसके बाद राजा यहाँ का बना था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश ने 1210 से लेके, क्योंकि 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे पहले एक आराम शाह आते हैं जिनका काम रहता है आराम करने का। वो आराम शाह राजा रहते हैं और आराम से आराम करते हैं और आराम करके चले जाते हैं और ये कोई योग्य शासक नहीं बनते हैं। यानी कि किसके बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक आराम शाह आते हैं जो आराम करके वो चले जाते हैं। उनका काम नहीं रहता है कि आके इस दिल्ली सल्तनत इसको दिल्ली को संभाले या फिर लाहौर को संभाले। इसने अपनी राजधानी को लाहौर बना दिया था। ठीक है, आता है कौन? इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश 1210 से लेके 1226 तक ये अपना 36 तक ये अपना राज करना स्टार्ट कर देता है। 36 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे तुर्कों का राज्य का वास्तविक शासक कहा गया था। ये क्या था? एक शासक था, एक राजा था इल्तुतमिश। गुलाम भले ही था ऐबक का, लेकिन ऐबक गुलाम था और गुलाम बन के रह गया और गुलाम बन के मर गया। यानी इसने अपने आप को जैसे राज तिलक होता है वो नहीं करवाया था। इसने अपने मतलब राजा नहीं बना था, सिर्फ राज करता था। ठीक है, ये गुलाम था इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। ये राज नहीं किया था, मतलब ये राज किया, राजा का तौर पे रहा, लेकिन राजा इसे नहीं कहा गया था। ये गुलाम था और गुलाम बन के रह गया। लेकिन तुर्कों के राज्य का वास्तविक जो शासक कहा गया था उसे कहा गया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने अपने आप को राजा माना और अपना राज्य तिलक कराया। जिस तरीके से राज्य अभिषेक होता है, राज्य तिलक होता है, इस तरीके से इसने अपने आप को करा लिया था। ठीक है, इसकी अपनी राजधानी इसने दिल्ली बनाया। ये पहले लाहौर था, गुलाम वंश की जो राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन इसने राजधानी दिल्ली को बना दिया था। इसलिए तभी से इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तभी से इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब आप कहते हो कि दिल्ली सल्तनत। अब हम चलते हैं, इल्तुतमिश जब आया था तब इसने दिल्ली को राजधानी बनाया और तब इसे क्या कहा गया था? इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया था। अब यहाँ से 1210 से लेके 1226 तक अपना राज करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही आगे बढ़ा, इल्तुतमिश ने ये अपना इसका धर्म जो था ये कौन से वंश का था? तो ये इलवरी वंश का ये राजा था। इलवरी वंश का राजा था, यानी ये वहां से आया था और इसे इलवरी वंश का राजा कहा जाता था और दिल्ली सल्तनत आके बसा दिया था। इस पे एक और थे जिसने कहा कि भाई आप कैसे बन सकते हो, जिसका नाम था यालदोज। यालदोज गौरी का ये क्या था? गौरी का वो गुलाम था। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी था, इसी तरीके से यालदोज था। यालदोज की युद्ध हुई किससे? यालदोज की युद्ध हो जाती है इसे इल्तुतमिश से। कब होती है युद्ध? 1512 में। कब होती है?
1512 में इल्तुतमिश और याल्दोज की युद्ध होती है। इसे भी ये हरियाणा में है, इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। तराइन, इस तराइन के तृतीय युद्ध में, कौन से युद्ध में? तृतीय युद्ध में, मतलब तीसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध था। इस तृतीय युद्ध में किसकी होती है लड़ाई? किसके साथ? याल्दोज के साथ। याल्दोज किसका गुलाम था? गुलाम अगर पूछता है कि याल्दोज गुलाम किसका था, तो गौरी का गुलाम था। गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था याल्दोज। इसका गुलाम ऐबक भी था, इसका गुलाम और सारे बख्तियार खिलजी भी था, इसका गुलाम ये लोग थे। लेकिन ये कहा कि हम भी तो योग्य शासक हैं, क्या हम राजा बनने के योग्य नहीं हैं? अगर ऐबक खत्म हो गया तो हम भी तो राजा बन सकते हैं, क्यों ये आया है? तो यही तराइन के युद्ध, तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। और जैसे ही राजा बना, 1210 में राजा बना था, 1215 में यहाँ पे युद्ध होना स्टार्ट हो गया। कहा कि हम राजा बनेंगे। यहाँ पे हुआ दोनों का युद्ध, लेकिन इसमें कौन जीत जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जीत जाता है, इसको हरा देता है और ये राजा की पदवी अब ले लेता है। इल्तुतमिश इसको हरा दिया था। आपको पता होगा कि 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, और किसके बीच में हुआ था? ये गौरी के बीच में हुआ था। गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। उन्हें चौहान भी कह सकते हो और आप लोग उन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हो। लेकिन इसमें गौरी पूरी तरीके से हार गया था। लेकिन जब 1191 में एक बार और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है, उसमें गौरी और पृथ्वीराज दोनों लड़े थे, लेकिन पृथ्वीराज हार गए थे, क्योंकि इसको हराने वाला भारत का ही एक राजा उत्तर प्रदेश का था, जिसका नाम था जयचंद्र। इस जयचंद्र ने मिल के गौरी के साथ इसको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को इस गौरी ने बंदी बनाकर गौर लेके चला गया था, यानी अफगानिस्तान लेके चला गया था। इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया पृथ्वीराज चौहान को। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद, आंख निकालने के बाद, ये शासक बहुत बढ़िया थे, जिसने ये जयचंद्र ने इनके साथ धोखाधड़ी किया। जिस तरीके से विभीषण ने किया था अपने भाई के साथ, ये भी एक भाई के साथ बहुत बड़ा भारी धोखेबाजी किया। इसको भारत का धोखेबाज कहा जाता है कि ये युद्ध में एक धोखेबाजी किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसकी बेटी का नाम रहता है संयोगिता। संयोगिता को भगाकर पृथ्वीराज ले जाते हैं। पृथ्वीराज कोई घिसरा के पकड़ के नहीं लेके जाता है, चलो 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 तुमको हम लेके चलते हैं। नहीं, ये पसंद करती थी और चाहती थी कि हम आपसे शादी करें। इसका पिता नहीं चाहता था कि हम पृथ्वीराज से शादी करें इसका, लेकिन ये लेके चले गए। जब लेके चले गए थे, तब ये कहा कि अरे वो मेरे बेटी को लेके गया, तब ये बदला काटने के लिए, निकालने के लिए लेके चला गया था। लेकिन क्या ये बचा? ये भी नहीं बचा था। 1154 में फिर इसके साथ भी युद्ध किया और इसको भी मार दिया था। इस तरीके से गौरी आया और युद्ध किया और लेके मार और दिया था। तो गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो हमें गौरी यहाँ पे नहीं घुसना है, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत क्या पड़ती है। अब वहां पे देखिए आप लोग, अब हम कहाँ पे थे? दिल्ली सल्तनत के नाम से इसे जानने लगे थे। इल्तुतमिश किस वंश का था? इलवरी वंश का था। इसको इस्लामी पद्धति से इसने एक मकबरा बनवाया था। इसने क्या बनाया था? मकबरा बनाया था। इसने सिक्के का निर्माण, यानी सिक्का चलाया था उस समय। अजमेर का दरगाह इसने ही बनवाया था। इसने एकता व्यवस्था लाया था। इसने एकता की व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि देखिए, आपको हम जमीन के बदले क्या देते हैं? आपको हम वेतन के बदले, पैसे के बदले, जो महीने में तनख्वाह आपको मिलता है, उसके बदले हम आपको जमीन देंगे। इतने जमीन अगर आपको हम हर महीने देते हैं, तो हम आपको हर महीने इतने देते हैं। तो इसको कहा गया एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था कहा गया। इसको एकता व्यवस्था कहा था। एकता व्यवस्था इसने ही लाया था। किसने? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को ला दिया था। इसने एक चीज और बनाया। इसने देखा कि हमें जरूरी है कि हमें कोई समझाने वाला, यानी सबसे बड़े राजा रजवाड़ा है जिसके पास ज्यादा बुद्धि है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि सबको इकट्ठा किया
और उनमें से देखा कि हम बुलाते हैं वैसे वैसे राजा को जिसके पास ज्यादा दिमाग हो देने के लिए और समझे कि नहीं यहाँ पे ये काम करने से सही होता है। तो इसने एक चालीसा दल बुलाया था। इसको कहा गया था क्या चीज? चालीसा दल। चालीसा दल का एक संगठन बुलाया। और वो कौन से लोग थे? वो तुर्क के सरदार लोग थे, एक ग्रुप थे, तुर्क सरदार के एक ग्रुप थे। उसे कहा गया था चालीसा, यानी चालीसा दल कहा गया था। चालीसा दल का इसने संगठन किया था और 40 लोगों का, यानी 40 लोग, यानी तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया। उसमें 40 लोगों को बुलाया और बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को बुलाया और कहा कि जो भी काम होगा इसमें आप हमें अपना विचार देंगे, अपनी सहमति देंगे कि हम इस काम को करें या न करें। चाहे कोई भी राजा आए, इस चीज को आप लोग हमें बताएंगे। बोला गया ठीक है। इसके बाद इसकी क्या होती है कि इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है इसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद बहराम शासक को हटा देता है कौन? अब इसके बाद आ जाता है बहराम शासक को हटा दिया जाता है। तो तराइन का युद्ध तो आप लोग समझ लिए। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इसी की बेटी रहती है। इसके बेटी का नाम रहता है रजिया सुल्ताना। अगर आपसे पूछेगा कि चालीसा दल को किसने लाया था, इल्तुतमिश ने चालीसा दल को लाया था। इल्तुतमिश कब से कब तक राज किए थे? 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया था। इससे पहले, इल्तुतमिश से पहले कौन शासक आया था? इल्तुतमिश से पहले आराम शाह एक राजा था। 1210 में ही ये आराम करने फरमाने लगा। ये शासन कर नहीं पाया था। इससे पहले कौन आया था? इस आराम शाह से पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर अपनी राजधानी बनाई थी, अपनी राजधानी अजमेर बना दिया था। लेकिन जैसे ही गुलाम वंश चला तो गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपनी राजधानी बना दिया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत का नाम किसने लिया? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। ठीक है। इसके बाद अब इसकी बेटी आती है जिसका नाम रहता है रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना भारत में पहली मुस्लिम शासक महिला रहती है। महिला में मुस्लिम शासक रजिया सुल्ताना रहती है, जो 4 साल तक टोटल राज करती है। कहाँ पे? इस भारत में। अपनी रजिया सुल्ताना जो थी, ये 4 साल तक यहाँ पे आके अपना हक जमाई। किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका बेटा भी था, लेकिन बेटा उसका नाकाम था। वो उतना योग्य नहीं था कि उसे उस राज्य के पद पे बैठाए। अपने बेटी को बैठा दिया। अपने बेटी को क्यों बैठाया? क्योंकि इल्तुतमिश ने एक बताया था कि देखो, अगर आपको अपना मतलब हक चाहिए या दुख है, चाहे तकलीफ है, कुछ भी है, तो एक वस्त्र लाल कलर का है। इस वस्त्र को अगर आप पहन के आओगे और बताओगे कि हमारा दुख और दर्द आप समझिए, तो लाल वस्त्र का मतलब निकाला था कौन? यही इल्तुतमिश। और आपको हम बताएंगे। तो इसकी लड़की ही पहन के चली गई लाल वस्त्र, और जहां पे नमाज पढ़ा जाता है वहां पे, और बोली कि हम चाहते हैं कि हम राज्य करें। तो इल्तुतमिश ने कहा कोई बात नहीं, महिलाएं भी राज्य कर सकती हैं। तो ये योग्य तो शासक थी, लेकिन ये पीछे कैसे हो गई? क्योंकि एक महिला थी। एक महिला के चक्कर में ये पीछे हो गई। नहीं तो इसके अंदर हर एक गुण था। ये जो रजिया सुल्ताना थी, ये चाहे तो तलवार भांजना, चाहे कुछ भी करना है, जानती थी। लेकिन रजिया सुल्ताना को मतलब ये जो चालीसा वाले थे, चालीसा दल वाले, इसको पसंद नहीं करते थे। कहते थे अब महिला को जरूरी नहीं है कि ये आके यहाँ पे एक राजा के तौर पे, एक शासक के तौर पे यहाँ पे बैठे। तो गुलाम वंश में देखो कितने राजा आते हैं। अभी आपने 3-4 राजा के बारे में, चौथे राजा के बारे में अपने देख रहे हो, क्योंकि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहला, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा रजिया सुल्ताना के विषय में आप लोग अभी देख रहे हो। तो रजिया सुल्ताना आई जब इसके पिता मर गए 1236 में। 1236 में ये जब इसके पिता मर जाते हैं, तो 1236 से लेकर 1240 तक ये राज करना अपना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अपना एक सेनापति बनाती है। सेनापति का नाम रहता है याकूत। ये क्या करता है? इसको घुड़सवारी सिखाता है, घोड़े पर चलना, दौड़ना। अब भैया पीछे बैठेगा और सिखाएगा। अब उसको कोई कह दे कि ना ये ठीक ठाक नहीं है,
प्रेम रेम करती है। भैया प्रेम नहीं, अब वो सिखा रहा है तो प्रेम कौन सा प्रेम मोहब्बत की बात है। वो सिखा रहा है तलवार भांजना, उसको घोड़े में बैठना, उसका हर एक काम करने के लिए सिखा रहा है, याकूत सिखा रहा है। अब याकूत क्या किया कि कहा कि चलो देखो आप योग्य शासक हो ठीक है, लेकिन अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी लड़ाई हो बिना बात के आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो चालीसा वाले थे, चालीसा दल वाले थे, इसने सोचा कि नहीं इसको किसी तरीके से हटाना चाहिए, इसको किसी तरीके से क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसने क्या किया कि हरियाणा में एक कैथल जगह है, वहां पे इसका नाम है अल्तुतनिया। इसने इससे की क्या हुई, युद्ध हुई, लेकिन इसने इसको बंदी बना लिया रजिया सुल्ताना को, और बंदी बना लिया। बनाने के बाद रजिया सुल्ताना को दिखाई नहीं कि अब हम क्या करें, बंदी बना लिया। इसने कहा कि देखो भैया हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, जिससे लड़ाई की इससे शादी इसने कर लिया, कहा हम शादी करना चाहते हैं, कोई बात। इसने कहा कोई बात नहीं, इसने इसे शादी कर लिया। और याकूत क्या हुआ, उसी युद्ध में मर जाता है, उसी युद्ध में याकूत मर जाता है, खत्म हो जाता है। और 1240 में ये जो इसने जिससे शादी किया था और रजिया सुल्ताना, दोनों लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब शासन कोई करता नहीं। अब चालीसा दल वाले कहते हैं कि अब क्या होगा, चालीसा दल भैया बना दिए थे 40-40 लोगों का ग्रुप, कि अब राजा कौन बनेगा। तब उसके बाद एक राजा बना था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह राज करना स्टार्ट करते 1240 से 1242 तक वो राज किया, यानी 2 साल राज किया था। वो ज्यादा योग्य शासक नहीं था, इसलिए वहां से उसे हटा दिया गया। अब उसके बाद दूसरा शासक आता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन मसूर शाह आता है। अलाउद्दीन मसूर शाह आता है 1242 से लेके 1246 तक, और ये 4 साल तक अपना राज करता है। लेकिन इस चीज को एक राजा रहता है उसको देख नहीं जाता है, जिसका नाम रहता है नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह कहता है अपने एक गुलाम से कि देख भैया, जिसका नाम रहता है बलवन से कहता है कि देखो अब हम क्या करते हैं कि हमें नहीं, हम राजा बन जाते हैं, क्योंकि इसे लगता है कि नहीं कि योग्य शासक है। तो बलवन शाह क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद ये नासिरुद्दीन शाह को इसका राज्य पाठ दे देता है, और ये राज्य पाठ को संभालना स्टार्ट कर देता है। 1246 से लेकर 1265 तक अपना छाट तक ये राज करना स्टार्ट करता है, राजगद्दी पर ये बैठ जाता है। ये भी योग्य शासक बना नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह का मतलब था कि ये अपनी खर्च अपने कमाई से निकालता था। इसे कहा जाता है कि ये व्यापारी था, व्यापारी नहीं था, ये काम करता था अपने लिए, कुछ भी बनाना बुनना और बेचना, और अपने लिए मतलब पहना ओढ़ना, कुछ भी अपना खर्च। लेकिन अगर युद्ध के अगर सरकार रणनीतियों के अनुसार जाए तो ये सरकार का पैसे लेता था, कि हम सरकारी काम से लिए सरकार का पैसा, यानी कि खुद ही सरकार बन के रह गया, बन था उस समय, ठीक है। उसके बाद ये जो बलवन था ना, बलवन बहुत चालाक था। इसने क्या किया कि चालीसा दल वालों में बैठा, जो 40 लोगों का ग्रुप था उसमें बैठा, और ये राजा को ऐसे फोड़ बिगाड़ देता था कि वो कुछ न कुछ करना स्टार्ट कर देता था। ये बात इस राजा को आके बता देता, जिसका नाम था नासिरुद्दीन शाह। और नासिरुद्दीन शाह धीरे धीरे इन सबों को हटाने स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं तू खराब है करके हटा देते हैं। अब जैसे ये हटते हैं सब, तो ये जो चालीसा दल का अंत करने वाला था ये बलवन शाह था। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि चालीसा दल का अंत किसने किया था, तो आप बता सकते हो कि बलवन ने इस चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। कौन किया था, बलवन ने कर दिया था। चालीसा दल को कमजोर पड़ा दिया, यानी कमजोर कर दिया है पूरी तरीके से। उसके बाद जैसे ही इसकी मृत्यु होती है नासिरुद्दीन शाह की, वैसे ही अपना राजगद्दी ये चलाना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही कुछ दिन के बाद जैसे ही 66 से ये अपना स्टार्ट हो जाता है, कहता है कि भैया अब हम रहेंगे। कौन, बलवन शाह आके अपना राज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये चीज किसको खटक गई, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था उसका। क्या नाम था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कहता है कि अरे अब तू कहां से आ गया। और देखो बलवन भी बहुत बलवान था, बलवन का नाम ज्यादातर लिया जाएगा, नासिरुद्दीन शाह का नाम लिया जाएगा, इधर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिया जाएगा, ये रजिया सुल्ताना का भी नाम लिया जाएगा, ये भी ठीक ठाक थी। इसके बाद सबसे ज्यादा ये था इल्तुतमिश। तो ये गुलाम वंश के शासक थे सब, और गुलाम वंश के शासक ने ही इतने काम को किया था।
अब 1286 में इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको खत्म कर दिया, इसको बलवन को खत्म कर दिया। कहा कि देख भैया, अब तू तेरे को रहने की जरूरत नहीं है। और ये इन्हीं सब का क्या था, सेनापति था। ये और कुछ नहीं था, ये सेनापति था और अपना खिलजी वंश का स्थापना कर लिया। लेकिन इससे पहले एक और आया था, मोइनुजुद्दीन कैकाबाद आया था, लेकिन ये ज्यादा राज नहीं कर पाया, छोटे छोटे राज्य में। तो 1290 में पूरी तरीके से गुलाम वंश खत्म हो जाता है। जो गुलाम वंश रहता है, एक गुलाम वंश पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इसको खत्म करने वाला कौन रहता है, ये खिलजी रहता है, अपना खिलजी वंश, फिरोज खिलजी रहता है। और फिरोज खिलजी ने अपना खिलजी वंश स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने गुलाम वंश के बारे में देखा, और गुलाम वंश में 1206 से लेके 1290 तक आपने पूरा इसके बारे में देख लिया। इसमें गुलाम वंश में कितने राजा आए, 84 साल में बहुत सारे राजा आए और राज भी किए और खत्म भी हो गए। इसको खत्म करने वाला ये खिलजी वंश के थे। और खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक अपना राज्य करना स्टार्ट कर देंगे। ये जब अपना स्टार्ट कर देंगे स्थापना, इसका कौन था, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का स्थापना फिरोज शाह ने किया था। फिरोज शाह ने खिलजी वंश का स्थापना कर दिया, संस्थापक वही बन जाएगा। और यहाँ पे गुलाम वंश का जो संस्थापक थे, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश आएगा 1320 से लेके 1414 तक। फिर आएगा सैयद वंश। अब गुलाम वंश को खत्म करके आएगा सैयद वंश। सैयद वंश 1214 से लेके 1451 तक आएगा। फिर आएगा लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक अपना राज करेंगे सब। तो इसके बाद आ जाएगा 1526 से लेके 1857 तक कौन सा, बाबर। बाबर आएगा और बाबर अपना राज मतलब करने स्टार्ट कर देगा। देखो, भारत पर 4 मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम कौन था, अरब से था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने 1217 में हमला किया, किस पे, सिंध पर और मुल्तान पर, और राजा दाहिर को हरा के सोना लूटा और इस्लाम धर्म को फैलाया, जजिया कर लगाया और चला गया। इसके बाद आता है महमूद गजनबी, जो गजनी का रहता है और तुर्क वंश मतलब कहा जाता है, मतलब तुर्क जाति होती कहा जाता है, उसमें का रहता है। अब वो आता है और जैसे ही वो आता है वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। 17 बार, यानी कब से आता है, वो 1000 से लेके 1027 तक आता रहता है और वो भारत पर 17 बार इसी में आक्रमण कर देता है। जो 1025 में करता है, 1025 में कर देता है सोमनाथ। इस सोमनाथ का मंदिर आता है, लूटता है। और 16वां आक्रमण ये मतलब कि क्या करता है कि आता है और युद्ध लेके चला जाता है, मंदिर में सब मूर्ति को उठा के ले। 17वां में भी आता है और ये मार खा के अब इसको पता चलता है कि इसको खुजली हो गया था, मतलब खुजली क्या हो गया था, इसको बीमारी भी लग गई थी, मर गया था। इसके बाद आया था यही कौन, गौरी आया था। गौरी ने बहुत सारे, इसने तराइन का फर्स्ट युद्ध, द्वितीय युद्ध कराया, हारा, कितने बार हारा भी, पृथ्वीराज चौहान हराए, तो तीसरा वंश हो गया। चौथा आया था बाबर। तब हम लोग अभी बहुत सारे पढ़ना है, बाबर के बारे में जानना है। इससे पहले हम लोग, जब हम अब अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे खिलजी वंश के विषय में, 1290 से लेके 1320 तक जो खिलजी वंश चला था उसके विषय में। यहाँ तक आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। अगर आपसे पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, आप बता देना बख्तियार खिलजी था। ये इसका गुलाम नहीं था, ये किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। इसका गुरु कौन था, ये बख्तियार काकी था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये क्या था, ये शिष्य था। बख्तियार काकी ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये शिष्य था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ, गौरी के साथ आया था, भारत में आया था। ये के सूफी संत था, ये क्या था, सूफी संत था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन उसका जो शिष्य था, ये शिष्य, इसका नाम था बख्तियार काकी। ध्यान में रहे, बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, ध्यान में रहे। इसका गुलाम कौन था, गुलाम इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इसको उपाधि कौन सा धारण किया था, इसने
कुरान खान का उपाधि धारण किया था। इसे लाख वक्स भी कहा गया था और ये लाहौर में चौगाना खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कहानियां पूरा टोटल लिख लेना, तब आप लोग को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको खिलजी वंश के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।